चलो लिखो प्रश्नावली 7J। प्रश्नावली 7J, हेडिंग आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन। आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन। हो गया ना। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, आंशिक भिन्न तो हो गया, देख लिए कि कोई कठिन भिन्न है, इसको दो सरल भिन्नों में तोड़ने की प्रक्रिया है। दिखाई दे रहा है, जहां ए और बी अचर पद है। क्या है? अचर पद। यहां में पता नहीं था ना अचर पद कितना आ सकता है, तो हमने मान लिया कि ए और बी है। तो आंशिक भिन्न किसी संयुक्त भिन्न को दो सरल भिन्नों में तोड़ने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से समाकलन करना आसान हो जाता है। ठीक है, आंशिक भिन्न कोई समाकलन का रूल नहीं है, याद रखे रहना। आंशिक भिन्न बार बार कह रहे हैं, कोई समाकलन का रूल नहीं है कि ये समाकलन होगा यहां से। ये बस केवल भिन्नों को सरल भिन्नों में तोड़ने की प्रक्रिया है। सूत्र हमारे सब पीछे वाले ही लगेंगे यहाँ पे। ठीक है, हो सकता है कुछ नए सूत्र बना लिए जाए आसान करने के लिए सवाल को। जैसे मान लो अभी 1/, आ जाए x² - k²। दिख रहा है ना। तो अगर हम इसको आंशिक भिन्न से बार बार लगाएंगे तो पहले इसको ऐसे लिखेंगे, 1/, एक बारी x + a और एक बारी x - a लिखेंगे ना। तो अब बार बार अगर आंशिक भिन्न लगाना है तो सवाल हमेशा बड़ा लगता जाएगा, इसलिए इसका एक सूत्र बना लिया जाएगा एक बारी हल करके। ठीक है, इसका एक सूत्र बना लेंगे। तो अब इसका सूत्र बन गया। अब ऐसे ही a² - x² का एक सूत्र बना लिया जाएगा, बन जाएगा, मतलब बट्टे में 1/, आंशिक भिन्न में तोड़ के। तो यही 1-2 सूत्र मिलने वाला है, बाकी इसमें कुछ खास फॉर्मूला नहीं मिलने वाला है, लगेगा सब पीछे वाला फॉर्मूला है। तो अब यहां पे ध्यान दो, हमने कहा आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन। तो सबसे पहले आंशिक भिन्न क्या है ये जानते हैं, और आंशिक भिन्न बनती किसकी है। क्योंकि जब कोई भी हमारे पास भिन्न है तो दो प्रकार की भिन्न होती है, एक वास्तविक और एक अवास्तविक। क्या? अवास्तविक। ये तो कह रहे होंगे पहली बार सुने हैं, है? तुमने परिमेय संख्याओं में दो चीज कभी सुना होगा, अगर कोई कंपटीशन का पेपर उठा के कभी भी चेक किए होगे, चाहे किसी भी कंपटीशन का पेपर चेक कर लो, उसमें दो शब्द जरूर आए होंगे, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। ये भी नहीं सुने? ये भी नहीं सुने, चेक ही नहीं किया, सुनोगे कहां से? देखो, उचित भिन्न क्या होती है? जिसमें अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, ये उचित भिन्न होती है। ठीक है, और ये अनुचित भिन्न क्या है? अंश बड़ा होता है और हर क्या होता है? छोटा होता है, ये अनुचित भिन्न होती है। तो ठीक वही चीज लागू होती है वास्तविक और अवास्तविक के लिए। तो वास्तविक और अवास्तविक की चर्चा हम बहुपद वाली भिन्नों के रूप में करते हैं, बहुपद के रूप में। जैसे मान लो हमने लिख दिया ये x² + 5/x + 5, ये हमने एक तो लिख दिया और हमने एक दूसरा लिख दिया, ऐसा करते हैं, और इधर लिख दिया हमने x² + 5/x + 5। इधर है x + 5/x² + 5 और इधर है x² + 5/x + 5। हो गया। सबसे पहले हम यही जांचना चाहते हैं वास्तविक कौन होगा, अवास्तविक कौन होगा। तो जैसे उचित में हमने कहा कि अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है, वैसे ही वास्तविक में भी अंश छोटा होना चाहिए, हर बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पे पता कैसे चलेगा कि अंश छोटा है, हर बड़ा? यहाँ पर तो x आ गया, x की वैल्यू हमको ज्ञात ही नहीं। ठीक है, x की वैल्यू हमें ज्ञात ही नहीं है। अगर x की वैल्यू पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, बता सकते हैं। लेकिन यहां पर हम
पता ही नहीं कर पाएंगे, कभी भी कोई भी हमारे पास तरीका ही नहीं है कि पता कर ले x की वैल्यू, कोई शर्त ही नहीं दी गई है, तब कैसे बताएं कि ये वास्तविक है कि अवास्तविक है, चाहे उचित है या अनुचित है, बता सकते हैं क्या? नहीं। तो हम लोग आते हैं किसी घात पे। जब किसी बहुपद की चर्चा करते हैं तो सबसे पहला शब्द हमने पढ़ा था बहुपद की घात, पढ़े थे? क्या होता है बहुपद की घात? बहुपद की घात किसे कहते हैं? कक्षा 9 का सवाल है। किसी बहुपद में चर पद के ऊपर लगी हुई सबसे बड़ी घात को, किसको? चर पद की सबसे बड़ी घात को उस बहुपद की घात कहते हैं। ये ध्यान देना। तो इसमें तुमको एक ही चर पद दिख रहा है, इसके ऊपर कितनी घात लगी हुई है? एक घात, मतलब ऊपर वाला कितने घात का बहुपद है? एक घात का बहुपद है। और नीचे वाला कितने घात का बहुपद है जी? 2 घात का बहुपद है। दिखाई दे रहा है ना? तो यदि हर के बहुपद की घात अंश के बहुपद की घात से बड़ी होती है, क्या होती है? बड़ी होती है, तब ये हो जाता है वास्तविक भिन्न। क्या हो जाता है? वास्तविक भिन्न। और यहां पर देखो अंश के बहुपद की घात क्या दिख रही है जी? 2, और यहां पर नीचे 1। तो यहां पर अंश के बहुपद की घात बड़ी है किससे? हर के बहुपद की घात से। तब ये कौन सी भिन्न होगी? अवास्तविक भिन्न होगी। हो गया ना? और आंशिक भिन्न में तोड़ किसको सकते हो? केवल वास्तविक भिन्न को। किसको तोड़ सकते हो? केवल और केवल वास्तविक भिन्न को तोड़ सकते हो। इसका मतलब इस टाइप के सवाल हमारे अभ्यास में होंगे ही नहीं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन। तो आंशिक भिन्न में टूटेगा कौन? वास्तविक वाला ही टूटेगा ना। इसका मतलब इस टाइप के सवाल हमारे अभ्यास में नहीं होने चाहिए, होंगे। तो उसको कैसे करेंगे? अवास्तविक को पहले वास्तविक में बदलेंगे। अवास्तविक को पहले किसमें बदलेंगे? वास्तविक में बदलेंगे। फिर उसके बाद हल करना शुरू करेंगे। जैसे तुम्हारे पास अगर अनुचित भिन्न है तो इसको उचित भिन्न में तोड़ने का तरीका तुम्हारे पास होता है। जैसे अगर हमने लिख दिया 8/5 लिख दिया हमने ना, तो ये तो अभी तुमको अनुचित दिख रही है क्योंकि अंश बड़ा है, इसका अर्थ छोटा है। लेकिन अगर हम कहें कि इसको तुम लिख दो 5 + 3/5 लिख सकते हो, तो अलग अलग तोड़ सकते हो कि नहीं इसको? एक बारी 5/5 और एक बारी 3/5। मतलब इसको तुम लिख सकते हो खुशी खुशी 1 + 3/5 लिख सकते हो। अब देखो दोनों तुम्हारा दोनों उचित भिन्न में टूट गया कि नहीं टूट गया? ये वाले तरीके पहुंच गया कि नहीं? हमारा अंश छोटा हो गया, हर बड़ा हो गया, दिख रहा है? तो अवास्तविक है तो उसको वास्तविक बनाना भी कठिन नहीं होगा, इसी तरह से बना लेंगे उसको भी। अगर ये नहीं टूटा जोड़ने घटाने के बाद, तो हमारा भाग वाली तो प्रक्रिया है कि हर का भाग अंश में दे दो, फिर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल 10 शेषफल वाला लगाओ, फिर भाजक से भाग दे दो। पहले अभ्यास में यही बताया गया, ठीक है ना? मेन फॉर्मूला लिखवाने के बाद शुरुआत इसी की गई थी। तो वही तरीके से हम उसको पहले किसमें बदल लेंगे? वास्तविक भिन्न में बदल लेंगे। और वास्तविक में बदलने के बाद तब किसमें बदलना प्रारंभ करेंगे? आंशिक भिन्न में बदलना प्रारंभ करेंगे, ठीक है ना? तो सबसे पहले आंशिक भिन्न तोड़ने के लिए हमको ये पता कर लेना होगा कि भिन्न वास्तविक है कि नहीं है। अगर भिन्न वास्तविक नहीं है तो उसे हम आंशिक भिन्न में नहीं तोड़ सकते हैं। सबसे पहले उसे वास्तविक बनाना होगा, फिर उसे आंशिक भिन्न में तोड़ना होगा, ठीक है? ये ध्यान देना। वैसे यहाँ पे लगभग मान के चलो 99% सवाल हमको वास्तविक वाले ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो बेचारा सवाल वैसे ही इतना बड़ा होगा और दूसरे पता चला उसमें तुमको वास्तविक बनाने के लिए दे दिए। तो ऐसा नहीं करेंगे, इतना तुम्हारे साथ धोखा नहीं होगा, सामान्य सवाल मिलने वाले। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, हेडिंग तो लिख लियो ना। तो पहले इसमें आते हम लोग आंशिक भिन्न पे। आंशिक भिन्न या पहले वास्तविक का वास्तविक पढ़ लें। हाँ, तो आंशिक भिन्न के द्वारा समाकलन तो हेडिंग तो रहेगी पूरा। अब उसके अंदर लिखो पहले वास्तविक भिन्न लिख लो। वास्तविक परिमेय भिन्न या वास्तविक भिन्न ही लिख सकते हो, कोई गलती नहीं है। वास्तविक भिन्न हो गया ना? तो लिखो यदि दो बहुपद fx तथा gx, दो बहुपद fx तथा gx
एफ एक्स तथा जी एक्स इस प्रकार है कि एफ एक्स की घात इज लेस देन एफ एक्स की घात इज लेस देन, हो गया ना, जी एक्स की घात, एफ एक्स की घात इज लेस देन जी एक्स की घात, हो गया। तो वास्तविक पढ़ रहे हैं ना, तो ऊपर छोटा वाला होना चाहिए। तो कौन छोटा है दोनों में? एफ एक्स छोटा है जी एक्स? सोच के बताना। एफ एक्स की घात इज लेस देन जी एक्स की घात, मतलब एफ एक्स की घात छोटी है जी एक्स की घात से। जिसकी ओर मुंह खुला है वो बड़ा होता है, ठीक है। तो कौन छोटा है इसमें? एफ एक्स छोटा है ना, तो एफ एक्स बटे क्या लिखेंगे? जी एक्स, क्योंकि ऊपर छोटा वाला है और नीचे बड़ा वाला है। तो एफ एक्स बटे जी एक्स को वास्तविक भिन्न कहते हैं। तो एफ एक्स बटे जी एक्स को वास्तविक भिन्न कहते हैं। तो एफ एक्स बटे जी एक्स को वास्तविक भिन्न कहते हैं, हो गया ना। अर्थात लिख सकते हो, अर्थात ऐसी भिन्न जिसमें अंश के बहुपद की घात हर के बहुपद की घात से अंश के बहुपद की घात हर के बहुपद की घात से छोटी होती है, वास्तविक परिमेय भिन्न कहलाती है। वास्तविक परिमेय भिन्न कहलाती है। हो गया। जैसे ये देख सकते हो, इसमें अंश का बहुपद कितने घात वाला है? अंश का बहुपद एक घात वाला है, एक्स की घात एक लगा हुआ है। और हर का बहुपद कितने घात वाला है? दो घात वाला। वैसे तो देखो दो बारी घातें इसमें लगी हुई है ना, लेकिन जो सबसे बड़ी घात है उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। दो घात और एक घात दोनों लगा है, तो जो बड़ा है उसकी चर्चा करना है, ठीक है, ये ध्यान देना। तो ये वास्तविक है। ऐसे ही एक और लिख लो, ये 1/x+5, ये बताओ वास्तविक है कि अवास्तविक? ये भी वास्तविक है, क्योंकि ऊपर तुम्हारा अचर पद है, x है ही नहीं, मतलब 0 घात वाला है, और नीचे 1 घात वाला है। हो गया ना, कुछ भी हो सकता है। तीसरा नंबर मान लो ऐसे भी हो सकता है, x/x+5 और x+6, ये बताओ। क्यों? हो जाएगा। ध्यान देना, गुणा होगा तो x² हो जाएगा, तो नीचे वाला बड़ा हो जाएगा और ऊपर वाला छोटा ही रहेगा, ठीक है। तो ये सब वास्तविक भिन्न है, लिख लो। अवास्तविक कल शुरू करेंगे। हो गया जी, लिखो हेडिंग। वास्तविक बता दिए थे ना, अब हेडिंग लिखो अवास्तविक। अवास्तविक भिन्न, अवास्तविक भिन्न। हो
गया ना। इसमें लिखो यदि fx तथा gx, यदि fx तथा gx, fx तथा gx हो गया, दो ऐसे बहुपद हैं, दो ऐसे बहुपद हैं दो ऐसे बहुपद हैं जिसमें fx की घात इज ग्रेटर देन और इक्वल टू gx की घात, fx की घात इज ग्रेटर देन और इक्वल टू gx की घात, fx की घात इज ग्रेटर देन और इक्वल टू gx की घात हो गया। तो fx बटे gx को, तो fx बटे gx को, तो fx बटे gx को अवास्तविक भिन्न कहते हैं। अवास्तविक भिन्न कहते हैं, हो गया ना। अर्थात नीचे लिख सकते हो, अर्थात यदि अंश के बहुपद की घात, अर्थात यदि अंश के बहुपद की घात, यदि अंश के बहुपद की घात, हो गया ना, हर के बहुपद की घात, हर के बहुपद की घात के बराबर हो गया, या उससे बड़ी, या उससे बड़ी, या उससे बड़ी होती है तो, होती है तो, हो गया, तो उसे अवास्तविक भिन्न कहते हैं, तो उसे अवास्तविक भिन्न कहते हैं, हो गया। तो उसे अवास्तविक भिन्न कहते हैं। अब देखो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये एक अवास्तविक परिमेय भिन्न है, क्योंकि इसमें जो अंत की घात है हर की घात के बराबर हो गई है। इसी प्रकार से मान लो ये आ गया एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यहाँ अंश की घात हर की घात से बड़ी हो गई है, दिखाई दे रहा है। तो ये अवास्तविक परिमेय भिन्न है। तो इनको हम पहले किस में बदलेंगे, वास्तविक में बदलेंगे, अपनी पिछली प्रक्रिया के द्वारा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल से, ठीक है ना। तो इसको लिखो, जैसे में लिख लो दोनों, उसके बाद तब आगे बढ़ते हैं। हो गया ना। अब नीचे लिखो, नीचे इंडिकेट पॉइंट लिखो, क्योंकि हो गया ना, वास्तविक भिन्नों को ही, क्योंकि वास्तविक भिन्नों को ही आंशिक भिन्न में तोड़ा जा सकता है,
आंशिक भिन्नों में तोड़ा जा सकता है। हो गया ना? इसलिए यदि भिन्न अवास्तविक है तो सर्वप्रथम उसे हर से अंत में भाग देकर हो गया, निम्न सूत्र में रखकर हो गया, वास्तविक भिन्न में बदल लेते हैं। हो गया? तो देखो सूत्र हमारा बनेगा भाज्य बट्टे क्या होता है जी? भाजक बराबर कौन बचता है? भागफल बचता है और प्लस शेषफल बचता है और बटे क्या होता है? भाजक। ये पहले अभ्यास में ही हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है ना? तो इस प्रक्रिया के द्वारा उसको बदल लेना। हो गया? जैसे मान लो कि gx का तुम भाग दोगे किसमें? fx में भाग दोगे ना, तो से भागफल कुछ आएगा, मान लो भागफल qx आएगा और शेषफल मान लो क्या आएगा? rx आएगा। तो देखो ये तुम्हारा भाजक होता है और जिसमें भाग देते हो वो भाज्य होता है और ये भागफल होता है और नीचे शेषफल होता है। हो गया? तो यहाँ पे हम वही रख देंगे कि भाज्य रखना है पहले ऊपर fx और भाजक रखना है नीचे gx। तो देखो वही तो हमारी भिन्न थी fx बट्टे gx, दिख रहा है? अब ये fx बट्टे gx दो भागों में टूट जाएगा, जिसका पहला भाग क्या होगा? qx होगा, qx। हो गया? और प्लस दूसरा भाग क्या होगा जी? rx बटे fx। यह वाला जो हिस्सा है ना क्या होगा? नीचे gx रहेगा, gx। यह वाला जो हिस्सा है वो क्या हो जाएगा? वास्तविक हो जाएगा। समझ गए? वास्तविक में टूट गया, फिर इसको आंशिक में तोड़ लेंगे हम। वैसे इस तरह का सवाल तुमको बहुत कम मिलने वाला है, या मान की तरह नहीं मिलने वाला है। चलो लिख लो, ये सूत्र लिख लो इसको। सूत्र लिख लो, फिर चाहो तो नीचे इसको लिख के ये वाला भी उतार लो जब आगे बढ़े। अब नीचे लिखो हेडिंग आंशिक भिन्न, पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल PARTIAL, पार्शियल फ्रैक्शन FRACTION। मिटा दें इसको पूरा। हो गया? पार्शियल फ्रैक्शन PARTIAL, फ्रैक्शन FRACTION। हो गया? तो अब आंशिक भिन्न क्या है? जैसे अभी देखो हम लोग जो साधारण तरीका पढ़ते हैं, मान लो हमारे पास इस तरह से रहता था x² + 3x + 5 अपॉन
ये x+2 x+3 इस तरह का अगर हमारे पास कोई भिन्न होती थी तो हम लोग इसको अंश बटे हर में तोड़ना जानते हैं। कैसे जी? अंश का पहला पद उठाते हैं और हर को पूरा लिखते हैं। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? और फिर अंश का दूसरा पद उठाते हैं, हर को पूरा लिखते हैं। लिखते हैं और फिर प्लस अंश का तीसरा पद उठाते हैं और हर को पूरा लिखते हैं। हमने यहाँ पे तुमसे कहा था कि हर में बदलाव नहीं ला सकते हो, हर हमेशा पूरा लिखना है तुम्हें, अंश को तोड़ सकते हो। ठीक है? तो ये भी भिन्न है एक प्रकार का, मतलब एक हमारे पास परिमेय भिन्न थी, इसको हमने 3 भागों में तोड़ दिया, लेकिन हम इसको आंशिक भिन्न नहीं कर सकते हैं। आंशिक भिन्न हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इसमें हर सब जगह हमने एक ही प्रयोग किया है। दिखाई दे रहा है? आंशिक भिन्न क्या है कि किसी वास्तविक परिमेय भिन्न को, किसी वास्तविक परिमेय भिन्न को 2 या 2 से अधिक ऐसी भिन्नों के रूप में तोड़ना जिससे उसके हर के सभी गुणनखंड अलग अलग हो जाएं, जिससे उसके हर के सभी गुणनखंड अलग अलग हो जाए। जैसा यहां पे देख सकते हो तुम, ये वाला इसमें क्या जो भिन्न हमने तोड़ा है, क्या हर के गुणनखंड अलग अलग हुए हैं? ये हर में 2 गुणनखंड था, x+2 और x+3। कहीं भी ऐसी संभावना है कि दोनों अलग अलग हुए हैं? नहीं हुए। आंशिक भिन्न ये कहलाएगी x² + 3x + 5 = x+2 और x+3। वैसे तो ये गलत है क्योंकि ये वास्तविक है ही नहीं, और वास्तविक लिखे हम यहाँ पे, बस एक तरीका समझा रहे हैं तुमको। a बट्टे x+2 लिख दो और प्लस b बट्टे क्या लिख दो? x+3। अब ये आंशिक भिन्न है। क्यों? क्योंकि इसके हर देखो अलग अलग हो चुके हैं। दिखाई दे रहा है ना? तो ये अब आंशिक भिन्न है, लेकिन ये आंशिक भिन्न नहीं है। तो याद रखे रहना। तो आंशिक भिन्न क्या होगी कि किसी भी वास्तविक परिमेय भिन्न को 2 या 2 से अधिक ऐसी भिन्नों के रूप में तोड़ना जिससे उसके हर के सभी गुणनखंड अलग अलग हो जाएं। ध्यान देना, जिससे उसके हर के सभी गुणनखंड अलग अलग हो जाए, क्या कहलाता है? आंशिक भिन्न कहलाता है। हो जाएगा? तो इससे तुमको फिक्स पता लग जाएगा कि जितने गुणनखंड है उतने ही आंशिक भिन्न बनने वाले हैं। जैसे यहां पे हमने तोड़ा, देखो 3 भाग में टूट गया है ना, लेकिन इसकी आंशिक भिन्न केवल 2 ही होगी। क्यों? क्योंकि इसके हर में कितने गुणनखंड है? 2 गुणनखंड। हो गया ना? अब हमने ऊपर a का प्रयोग क्यों किया, b का प्रयोग क्यों किया, यही सब नियम हमको नीचे समझना है। अपने मन से नहीं है कि हर बारी हम a b ही प्रयोग करते जाएंगे। नियम है, नियम के हिसाब से हमने इसको प्रयोग किया है। ठीक है? तो नीचे लिखना शुरू करो। पहले आंशिक भिन्न की परिभाषा लिख लो, तब आंशिक भिन्न तोड़ने का नियम लिखते हैं, तब कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं। देखो फटाक से, आंशिक भिन्न हो गया ना? देखो, किसी वास्तविक परिमेय भिन्न को, किसी वास्तविक परिमेय भिन्न को किसी वास्तविक परिमेय भिन्न को 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक ऐसी भिन्नों के 2 या 2 से अधिक ऐसी भिन्नों के रूप में विभक्त करना। एक मिनट रुक जाओ, भिन्नों के योगफल के रूप में लिख लो, भिन्नों के योगफल के रूप में विभक्त करना, भिन्नों के योगफल के रूप में विभक्त करना। हो गया ना? जिससे कि हर के सभी गुणनखंड जिससे कि हर के सभी गुणनखंड हो गया अलग अलग हो जाएं, जिससे कि हर के सभी गुणनखंड अलग अलग हो जाएं। हो गया ना? क्या कहलाता है? आंशिक भिन्न कहलाता है।
हो गया ना। जैसे जैसे ये वाला लिख लो, x बट्टे एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री की आंशिक भिन्न बराबर, लिखो जैसे x बटे एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री की आंशिक भिन्न, x अपॉन ये x प्लस टू ये x प्लस थ्री की आंशिक भिन्न बराबर, की आंशिक भिन्न बराबर a अपॉन एक्स प्लस टू की आंशिक भिन्न बराबर a अपॉन एक्स प्लस टू प्लस b अपॉन एक्स प्लस थ्री प्लस b अपॉन एक्स प्लस थ्री। हो गया ना। ऐसे ये लिख लो, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये आ गया। ठीक है, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, देखो a अपॉन लिखेंगे एक्स प्लस टू प्लस b अपॉन लिखेंगे एक्स माइनस वन प्लस सी एक्स प्लस डी लिखेंगे। दुविधा बढ़ गई यहाँ पे। अब सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू, दिख रहा है ना। तो क्यों हुआ, यही सब नीचे अभी हम सीख रहे हैं। पहले तो लिख लो कि ऐसे टूटता है, ये लिख लो इसको। दूसरा नंबर है ये, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस टू बराबर ए अपॉन एक्स प्लस टू बी अपॉन एक्स माइनस वन सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू। मतलब एक बार पहला गुणनखंड, एक बार दूसरा गुणनखंड और एक बार तीसरा गुणनखंड, तीनों को हमने ले लिया है यहाँ पे। हो गया ना। एक और लिख लो, सब नियम एक के साथ शुरू करते हैं। तीसरा नंबर मान लो ये इस प्रकार से आ गया, एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर। दिख रहा है ना, ये टाइप से आ गया। तो जो एक्स प्लस वन है पहले इसको लिख दो, लिख दिए, और उसके बाद प्लस एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर है ना, तो कैसे लिखोगे इसको ये ध्यान देना। एक बारी एक्स प्लस थ्री लिख लो और एक बारी एक्स प्लस थ्री का क्या लिख लो, स्क्वायर लिख लो। दिखाई दे रहा है। और सभी गुणनखंड एक एक घात के ही है अंदर ना, इस घात को मत देखना। इस सभी गुणनखंड, यहाँ b और यहाँ पर c, ये टाइप से। ठीक है, कहने का मतलब पहले ये वाला अकेले था, इसको लिख दिए। ये वाला कितनी बार था, दो बार है ना, तो पहले एक घात उसका लिखे और फिर कितना घात लिखे, दो घात लिखे। ऐसे ही मान लो एक आ जाता कि एक्स अपॉन एक्स प्लस थ्री का होल क्यूब आ जाता, तब तीन बार लिखते इसको। कैसे, देखो ये यहाँ पे एक बारी एक्स प्लस तीन की घात एक लिखते और फिर प्लस एक्स प्लस तीन की घात कितना लिखते, दो, और फिर एक्स प्लस तीन की घात कितना लिखते, तीन। यहाँ पे a, यहाँ पे b और यहाँ पे c का प्रयोग कर लेते। हो जाएगा ना। ये टाइप से इनको करना है, तो तीसरा चौथा कर लो। ध्यान देना इस बात को, जितनी घात लगी हुई है उतनी बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस टाइप से अब सारे सवाल तुम्हारे लग जाएंगे अब। लेकिन अभी कैसे लग जाएगा, ABC का मान ही नहीं पता चला है। अब लिखो, नीचे हेडिंग
आंशिक भिन्न तोड़ने के कुछ महत्वपूर्ण नियम। आंशिक भिन्न तोड़ने के, आंशिक भिन्न में लिखना, आंशिक भिन्न में तोड़ने के कुछ महत्वपूर्ण नियम। आंशिक भिन्न में तोड़ने के कुछ महत्वपूर्ण नियम। हो गया ना? लिखो पहला नंबर, पहला नंबर हो गया। लिखो सर्वप्रथम, पहला नंबर लिखना है। सर्वप्रथम हो गया, दी गई वास्तविक परिमेय भिन्न में, दी गई वास्तविक परिमेय भिन्न में, दी गई वास्तविक परिमेय भिन्न में जितने गुणन, एक मिनट, वास्तविक परिमेय भिन्न में हर में जितने गुणनखंड होते हैं, हर में जितने गुणनखंड होते हैं, जितने गुणनखंड होते हैं, हो गया ना, उसके बराबर हो गया ना, उन सभी गुणनखंडों को, उन सभी गुणनखंडों को उसके बराबर, बराबर मतलब बराबर का चिन्ह, जैसे ये कहा गया कि ये हमारे पास एक परिमेय भिन्न है, इसमें जितने गुणनखंड होते हैं उसके बराबर। अब पूरा एकदम कथन के रूप में इसको लिखेंगे हम। हो गया ना? क्या लिखे? उसके बराबर, हो गया ना, उन सभी गुणनखंडों को, हो गया, अलग अलग, अलग अलग, हो गया, परिमेय भिन्न के, परिमेय भिन्न के हर में लिख देते हैं, हर में लिख देते हैं, हर में लिख देते हैं। हो गया ना? कहने का मतलब ये एक वास्तविक परिमेय भिन्न है, इसके हर में जितने गुणनखंड होते हैं इसके बराबर इन सभी गुणनखंडों को अलग अलग परिमेय भिन्न के हर के रूप में लिख देते हैं। अभी चर्चा केवल हर की चल रही है, अंश तुम्हें नहीं देखना है, ठीक है ना? अंश कुछ भी हो उससे हमसे मतलब नहीं है, वो बाद में चर्चा में जाएगा। अभी पहले आंशिक भिन्न में तोड़ रहे हैं उसको। तो जितने गुणनखंड हैं सबको अलग अलग परिमेय भिन्न के हर के रूप में लिखना है, हर में लिखना है, अंश में नहीं, हर में लिख देना। अब ऊपर क्या लिखा गया इसकी चर्चा करते हैं, ठीक है ना? तो पहला काम तुम्हारा ये हो गया, लिख दिए उसको। दूसरा नंबर लिखो, दूसरा नंबर, अब यदि, अब यदि हो गया ना, अब यदि परिमेय भिन्न का, परिमेय भिन्न का हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड, अब यदि परिमेय भिन्न का हर का गुणनखंड, हो गया, एक घातीय है, एक घातीय है, एक घातीय है, तो उस भिन्न के अंश में, तो उस भिन्न के अंश में एक अचर पद लिख देते हैं। तो उस भिन्न के अंश में एक अचर पद लिख देते हैं। तो उस भिन्न के अंश में एक अचर पद लिख देते हैं। हो गया ना? जैसे देखो तुम्हारे पास ये वास्तविक परिमेय भिन्न थी, इसको तुमने परिमेय भिन्न के रूप में तोड़ा, उनका हर लिख दिया। अब क्योंकि इनका जो हर है उसका कौन सा बहुपद है,
एक घात का है कि दो घात का है कि तीन घात का है? एक घात का है ना, इसलिए एक अचर पद हमने ऊपर लिख दिया। तो एक अचर पद ऊपर लिखने का कारण क्या है कि उसके नीचे का जो गुणनखंड है वो कितने घात का है? एक घात का है, ठीक है ना। इसमें भी देखो यक्स प्लस 3 भी कितने घात का है? एक घात का है, एक अचर पद हमने लिखा। यक्स प्लस 2 कितने घात का है? एक घात का, एक अचर पद हमने लिखा। यक्स माइनस 1 कितने घात का है? एक घात का, एक अचर पद लिखा। लेकिन यहां पर यक्स स्क्वायर प्लस 2 आया, क्या ये एक घात का है? नहीं, ये कितने घात का है? दो घात का है, इसलिए हमने कितना अचर पद प्रयोग किया है? दो अचर पद प्रयोग किया। तो अगले पॉइंट में हमको यही लिखना, ठीक है। लिखो, तीसरा नंबर, यदि परिमेय भिन्न के हर का गुणनखंड या परिमेय भिन्न का हर, यदि परिमेय भिन्न का हर द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, हो गया? तो हो गया ना? तो उसके ऊपर दो अचर पद लिखते हैं, दो अचर पद लिखते हैं। तो उसके ऊपर दो अचर पद लिखते हैं, हो गया ना? दो अचर पद लिखते हैं तथा दो अचर पद लिखते हैं तथा एक अचर पद में x लगा देते हैं, एक अचर पद में x लगा देते हैं, हो गया ना? कहने का मतलब जहां पर हर का गुणनखंड दो घात वाला मिला, उसके ऊपर कितना अचर पद लिखोगे? दो अचर पद, और एक में x लगा दोगे। x किस में लगाते हो ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, c में लगाते हो कि d में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए ना? ये ध्यान देना। तो जितने घात का लिखे हैं, मतलब एक घात का लिखे तो एक अचर पद, दो घात का लिखे तो दो अचर पद, तीन घात का तुमको मिलने वाला नहीं, क्योंकि ज्यादा बड़ा हो जाएगा वो, ठीक है। तो दो ही घात तक तुमको मिलेगा, इसलिए यहीं तक चर्चा हम लोग छोड़ते हैं। अब लिखेंगे, लिखो अगला नंबर, यदि हो गया ना? वास्तविक परिमेय भिन्न के, यदि वास्तविक परिमेय भिन्न के हर में, वास्तविक परिमेय भिन्न के हर में, हो गया, एक ही गुणनखंड की, एक ही गुणनखंड की, हो गया, एक से अधिक बार पुनरावृत्ति होती है, एक ही गुणनखंड की एक से अधिक बार पुनरावृत्ति होती है, एक से अधिक बार पुनरावृत्ति होती है, हो गया ना? तो उस गुणनखंड को हो गया ना, एक घात से शुरू करके उस गुणनखंड को एक घात से शुरू करके उतने घात तक अलग अलग लिखते हैं, एक घात से शुरू करके उतने घात तक अलग अलग लिखते हैं, उतने घात तक अलग अलग लिखते हैं जितनी बार उसकी पुनरावृत्ति हुई होती है,
जितनी बार उसकी पुनरावृत्ति अलग अलग हुई होती है। हो गया ना? हो गया? हुई होती है, आगे लिख लेना लाइन छोड़ के नीचे, तथा इनके अंश में उतने ही चर पद का प्रयोग करते हैं, उतने ही चर पद का प्रयोग करते हैं जितने घात का यह गुणनखंड होता है। उतने ही चर पद का प्रयोग करते हैं जितने घात का यह क्या होता है? गुणनखंड होता है। हो गया ना? जितने घात का यह गुणनखंड होता है। ध्यान से पढ़ लो उसको, तब तक शुरू करते हैं। फटाक से पढ़ लो पूरा उसको, जितना बोले। हो गया जी? अब ध्यान से देखो, यहां का पहला सवाल जो दिख रहा है x अपान एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस टू, हमने कहा एक गुणनखंड की एक से अधिक बार पुनरावृत्ति होती है। तो यहां पर तुमने देखा x प्लस टू की पुनरावृत्ति कितनी बार हुई है? 2 बार हुई है। इसका मतलब इसे हम x प्लस टू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो सवाल में तुमको ये नहीं मिलेगा, ये मिलेगा सीधा सीधा। तो समझ जाना यही है, क्योंकि 2 घात है, 2 बार ही लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो। तो 2 घात लिखने का मतलब समझ लेना है कि उसकी पुनरावृत्ति कितनी बार हुई है? 2 बार हुई है। अब इसको हम क्या करेंगे? अलग अलग एक घात से शुरू करके उतने घात तक लेके जाएंगे जितनी बार इसकी पुनरावृत्ति हुई है। तो 2 बार इसकी पुनरावृत्ति हुई है ना, तो एक घात से शुरू करो और कितने घात तक लेके जाओ इसको? 2 घात तक लेके जाओ। हो गया ना? ऐसे इसमें देखोगे 1 2 3 बार पुनरावृत्ति हुई है, तो 3 घात तक लेके जाना पड़ेगा। मतलब एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 1 और एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 2 और एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर कितना? 3। हो गया ना? ये चीज को ध्यान में रखना है। 3 बारी लेके गए इसको, और इसमें क्या हुआ? 2 बारी एक्स प्लस 2 की पुनरावृत्ति हुई है और 2 बारी किसकी पुनरावृत्ति हुई है? एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पुनरावृत्ति हुई है। हो गया? देख सकते हो इसमें 2 बारी एक्स प्लस 2 की पुनरावृत्ति और 2 बारी किसकी? एक्स स्क्वायर प्लस 2 की। इसको थोड़ा डायरेक्ट लिखें क्योंकि ज्यादा बड़ा हो रहा था ये। अब इसमें क्या हुआ? कितनी बार एक्स प्लस 2 को लिखेंगे जी? 2 बार। कितनी घात से शुरू करके? 1 घात से शुरू करेंगे और 2 घात तक लेके जाएंगे। ऐसे ही इसको भी 1 घात से शुरू करेंगे और कितने घात तक लेके जाएंगे? 2 घात तक लेके जाएंगे, क्योंकि जितनी बार पुनरावृत्ति हुई उतनी बार लेके जाना है हमें। हो गया ना? और उसके बाद अभी देखो हमने किसी का हर नहीं लिखा हुआ है। हमने कहा हर में उतने ही अचर पद का प्रयोग करना जितने घात का वह गुणनखंड है। ठीक है ना? तो ये गुणनखंड तुम्हारा कितने घात का दिख रहा है? 1 घात का दिख रहा है गुणनखंड। ये उसके घात से मत जाना, ध्यान देना। उसके घात पे लेके चले गए ना, तब उसको एक ही बार लिख सकते हो। ठीक है? घात पे नहीं ले जाना, उस गुणनखंड को देखना है। एक्स प्लस 2
ये कितने घात का है? एक घात का, इसलिए इनके ऊपर एक एक अचर पद का प्रयोग करेंगे ना। लेकिन इसमें जो गुणनखंड लिखे गए हैं दो दो घात के हैं। कितने घात के हैं? दो दो घात के। तो इन सब के ऊपर दो दो अचर पदों का प्रयोग करना होगा। देख रहे हो? a प्लस बी इसमें, c प्लस डी इसमें, e प्लस f इसमें, और एक एक में क्या लगाना होगा? यक्स लगाना होगा। ये तो ऊपर वाला तरीका हो गया ना। ऐसे ही इसमें देखो यक्स प्लस 2 का 2 बारी है और यक्स स्क्वायर प्लस 2 का भी 2 बारी है। तो जितने में यक्स प्लस 2 है वो कितने घात वाला है? एक घात वाला, इसलिए उसमें एक एक अचर पद का प्रयोग करेंगे, और जितने में 2 घात का है उसमें दो दो अचर पद का प्रयोग करेंगे। तो इसमें क्या प्रयोग किया जाएगा? सी एक्स प्लस डी, और इसमें ई एक्स प्लस यफ। आ गया समझ में? तो बस इसी तरह से करना, इतने ज्यादा सवाल नहीं मिलने वाला। नियम खत्म। कल बताएंगे आंशिक गुणित से समाकलन कैसे करते हैं। हो गया ना? तो छाप लो इसको, आगे बढ़ते हैं।